सोचिए हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो मतलब धातु तक को गला सकता है। और मजे की बात यह है कि हमारी रसोई में एक ऐसा पाउडर है जो उसे पल भर में बेअसर कर सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ 2 उदाहरण है उस अदृश्य रासायनिक जंग के जो हमारे चारों ओर हर पल चल रही है। अम्ल और क्षार के पीछे। एसिड और बेस। हाँ, और ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द शायद स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ही कहीं छूट गए होंगे। सही कहा, लेकिन सच तो यह है कि ये लड़ाई और इसका संतुलन यही हमारी दुनिया को आकार देता है। बिल्कुल। तो आज हमें जो स्रोत मिले हैं उनकी मदद से हम इसी अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अम्ल और क्षार क्या है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये संतुलन काम कैसे करता है, क्यों कुछ एसिड खतरनाक होते हैं और कुछ हम खाते भी हैं। सही सवाल है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो असल में होता क्या है, और ये सब हमारे शरीर से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो फिर इस रासायनिक रस्साकशी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? हम सब ने स्कूल में पढ़ा है जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे। हाँ, ये तो बेसिक है। और वो लिटमस पेपर वाला टेस्ट तो शायद सबको याद होगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार इसका ठीक उल्टा करते हैं, लाल को नीला। हाँ, लेकिन ये तो हुई सतह की बात। असल में आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा होता है? हाँ, ये सवाल सबसे जरूरी है। असली खेल आप कह सकती हैं पानी में शुरू होता है। पानी में? बिल्कुल। जब आप किसी अम्ल या क्षार को पानी में घोलते हैं ना, तो वो आयनों में टूट जाते हैं। आयन मतलब वो कण जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? वही, बिल्कुल। और इन्हीं चार्ज वाले कणों की वजह से दोनों के घोल मतलब एसिड और बेस दोनों बिजली का संचालन कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है। अम्ल पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं। H+ आयन? और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन OH- छोड़ते हैं। यही इनकी पहचान का असली आधार है। अच्छा, तो लिटमस पेपर का रंग बदलना भी इन्हीं आयनों का खेल है? ये कोई जादू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प रसायन विज्ञान है। देखिए, लिटमस पेपर में एक खास तरह की डाई होती है। जब अम्ल से निकले हाइड्रोजन आयन H+ इस डाई के अणुओं से टकराते हैं तो वे उसका आकार बदल देते हैं। आकार बदल देते हैं? हाँ, और जैसे ही अणु का आकार बदलता है, उसका प्रकाश को सोखने का तरीका बदल जाता है और इसीलिए हमें रंग लाल दिखाई देता है। अरे वाह! और क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन OH- इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो अणु को वापस उसके मूल आकार में ले आते हैं और रंग नीला हो जाता है। वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और जहां तक इनके स्पर्श की बात है, कहा जाता है कि क्षार साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। हाँ, होते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन? मुझे याद है एक बार मैंने गलती से ब्लीच, जो एक मजबूत क्षार है, उसे बिना दस्तानों के इस्तेमाल कर लिया था। ओह! और मेरी त्वचा बहुत अजीब और मतलब फिसलन भरी महसूस हो रही थी। अच्छा। वो असल में इसलिए था क्योंकि वो क्षार मेरी त्वचा की ऊपरी परत में मौजूद फैट यानी वसा के साथ प्रतिक्रिया करके साबुन बना रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, साबुन बनाने की पूरी प्रक्रिया यही है, फैट और क्षार की प्रतिक्रिया। मतलब आपके हाथ पर ही साबुन बन रहा था। ये सुनने में जितना मजेदार है उतना ही डरावना भी। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये तो साफ है कि इन्हें चखना या छूना हमेशा सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास लिटमस पेपर भी ना हो, तो क्या हम किसी केमिकल को सिर्फ उसके नाम या सूत्र से पहचान सकते हैं? हाँ, ज्यादातर मामलों में पहचान सकते हैं। नामों में एक पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न? बहुत से अम्लों के नाम के अंत में एक एसिड आता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सिरके में पाए जाने वाला एसिटिक एसिड। अच्छा, और क्षार? वहीं क्षारों के नाम में अक्सर हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उनके रासायनिक सूत्र में? सूत्रों में भी एक संकेत छिपा होता है। ज्यादातर अम्लों के सूत्र की शुरुआत में H होता है। H मतलब हाइड्रोजन? हाँ, जो उस हाइड्रोजन आयन H+ का प्रतीक है जिसे वो पानी में छोड़ते हैं, जैसे H2SO4 या HCl। इसका एक मशहूर अपवाद है एसिटिक एसिड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड। उनके अंत में COOH समूह होता है। और क्षारों के सूत्र में? उनके सूत्र के अंत में आपको OH दिखेगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन OH- का प्रतीक है, जैसे NaOH या CaOH2। तो ये सब रसायन विज्ञान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए सबसे पहले अपने शरीर से ही शुरू करते हैं।
हमने सुना है कि हमारे पेट में बहुत शक्तिशाली एसिड होता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारे पाचन तंत्र का, आप कह सकते हैं, सुपर हीरो है। सुपर हीरो? बिल्कुल। ये भोजन के बड़े बड़े प्रोटीन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है ताकि हमारा शरीर उन्हें सोख सके। और साथ ही ये भोजन के साथ आए ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया को भी मार देता है। स्रोतों में एक हैरान करने वाला तथ्य दिया गया है। हमारे पेट में मौजूद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाए जाने वाले कार्बोनिक एसिड की तुलना में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है कि हमारा शरीर इतने खतरनाक रसायन को कैसे संभालता है। हाँ, और ये जरूरी भी है। ये हमारे शरीर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कैसे? हमारा पेट खुद को इस एसिड से बचाने के लिए एक मोटी बलगम यानी म्यूकस की परत बनाता है। एक परत? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि हमारे पेट की अंदरूनी परत हर कुछ दिनों में खुद को पूरी तरह बदल लेती है। पूरी तरह बदल लेती है? हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस शक्तिशाली एसिड के असर से सुरक्षित रह सके। ये एक लगातार चलने वाली मरम्मत की प्रक्रिया है। अविश्वसनीय। और शरीर के बाहर उद्योगों की दुनिया में इन अम्लों की क्या भूमिका है? उद्योगों में तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को तो किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स? हाँ, मतलब कार की बैटरी से लेकर डिटर्जेंट, प्लास्टिक, उर्वरक बनाने तक हर जगह है ये तो। हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल भी उर्वरक बनाने में और सॉफ्ट ड्रिंक्स को हल्का खट्टा स्वाद देने में होता है। एक मिनट, स्रोतों में लिखा है कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में होता है, लेकिन दवाइयां बनाने में भी? ये कैसे हो सकता है कि एक ही केमिकल जीवन बचाने और लेने दोनों के काम आए? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया किसके साथ और किन परिस्थितियों में करा रहे हैं। अच्छा। जब आप ग्लिसरीन के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराते हैं तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन मिलता है, जो एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक है। ओह। लेकिन जब आप इसे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये कई तरह की दवाइयों के संश्लेषण में एक जरूरी कदम होता है। मतलब एक ही केमिकल पर अलग-अलग प्रक्रियाओं में बिल्कुल अलग नतीजे। बिल्कुल। ये तो किसी टूल की तरह है जिससे आप निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। सही कहा। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जहां ये दोनों विरोधी ताकतें, अम्ल और क्षार, मिलती हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, हाँ। इसमें ठीक होता क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे के गुणों को न्यूट्रल या बेअसर कर देते हैं। बेअसर कर देते हैं। याद है हमने कहा था कि अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं और क्षार OH- आयन। हाँ बिल्कुल। जब ये दोनों मिलते हैं तो H+ और OH- मिलकर H2O बना लेते हैं। H2O यानी पानी। बिल्कुल। इस लड़ाई का एक नतीजा है पानी, जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। और दूसरा? और जो बाकी के आयन बच जाते हैं वे मिलकर एक दूसरी चीज बनाते हैं जिसे हम लवण या सॉल्ट कहते हैं। लवण? तो अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस पानी। यही न्यूट्रलाइजेशन का सार है। हमने कई बार अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन्हें मापने के लिए एक pH स्केल होता है। pH स्केल? लेकिन जब हम कहते हैं कि नींबू के रस का pH 2 है और साबुन का 10, तो ये pH असल में माप क्या रहा है? ये नंबर आता कहाँ से है? ये सवाल इस विषय के दिल तक जाता है। pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल किसी घोल में मौजूद हाइड्रोजन आयनों मतलब H+ की सांद्रता को मापता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये एक लोगैरिथमिक स्केल है। लोगैरिथमिक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्केल का हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 10 गुना? हाँ, तो pH 6 वाला घोल pH 7 वाले, जो कि न्यूट्रल है, से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। अच्छा। pH 5 वाला घोल 100 गुना ज्यादा अम्लीय है। और pH 2 वाला नींबू का रस? तो वो 1,00,000 गुना ज्यादा अम्लीय हुआ। बिल्कुल। pH 7 वाले पानी से 1,00,000 गुना ज्यादा अम्लीय है। इसी तरह ये स्केल 14 तक जाता है, जहां 7 से ऊपर की हर संख्या 10 गुना ज्यादा क्षारीय होती जाती है। 1,00,000 गुना? अब समझ में आया कि पेट का एसिड, जिसका pH 1 के करीब होता है, इतना शक्तिशाली क्यों है। ये स्केल तो चीजों को एक नए नजरिए से दिखाता है। हाँ, और आप चाहें तो घर पे भी अपना pH इंडिकेटर बना सकते हैं। सच में? कैसे?
लाल पत्ता गोभी को पानी में उबालिए और उस बैंगनी पानी को अलग कर लीजिए। ठीक है। अब अगर आप उसमें नींबू का रस, जो कि एक अम्ल है, डालेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा। अरे वाह! और अगर बेकिंग सोडा, जो क्षार है, उसका घोल डालेंगे तो वो हरा नीला हो जाएगा। ये प्रकृति का अपना लिटमस पेपर है। ये तो कमाल का है। तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो पानी बनता है। लेकिन आपने कहा दो चीजें बनती हैं, वो दूसरी ज्यादा रहस्यमयी चीज क्या है, यानी लवण या सॉल्ट? जब हम सॉल्ट सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ खाने वाला नमक आता है। और ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा। रसायन विज्ञान में लवण एक बहुत बड़ी श्रेणी है। कोई भी ऐसा यौगिक जो किसी अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, वो लवण कहलाता है। तो साधारण नमक सिर्फ एक उदाहरण है? हाँ, हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl तो बस एक उदाहरण है। और क्या उदाहरण है? बहुत सारे। चौक या संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी एक लवण है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक तरह का लवण है। अच्छा। उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाला पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 भी लवण है। ये सब अलग अलग अम्ल और क्षारों के मिलने से बने हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है जो स्रोतों में भी है। पूछिए। अगर हम शुद्ध पानी, जिसका pH 7 है, में साधारण नमक NaCl मिलाते हैं तो घोल का pH बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है जो कॉन्सेप्ट को परखता है। पहली नजर में लगता है कि कुछ मिला रहे हैं तो कुछ तो बदलना चाहिए। हाँ। लेकिन सही जवाब है pH पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो साथ ही रहेगा। ऐसा क्यों? नमक तो मिलाया है हमने। इसका कारण उसी उदासीनीकरण में छिपा है जिससे वो नमक बना है। साधारण नमक NaCl एक बहुत मजबूत अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एक बहुत मजबूत क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के मिलने से बनता है। ठीक है। जब आप इस नमक को पानी में घोलते हैं तो ये अपने आयनों Na+ और Cl- में टूट जाता है। क्योंकि ये एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का उत्पाद है, दोनों की ताकत बराबर है और वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए घोल न्यूट्रली रहता है? बिल्कुल। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हर नमक पानी में न्यूट्रल होता है? नहीं, हमेशा नहीं। और यहीं पर यह विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? अगर कोई लवण एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना हो तो पानी में घुलने पर घोल हल्का सा अम्लीय हो जाएगा। और अगर वो एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना हो तो घोल हल्का सा क्षारीय हो जाएगा। बेकिंग सोडा इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो पानी में घुलने पर घोल को क्षारीय बना देता है। वाह, ये तो केमिस्ट्री का एक पूरा चक्र है जो हमारे आंखों के सामने पूरा हो गया। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की अम्ल और क्षार के उस अदृश्य नृत्य से जो पानी में आयन छोड़ने से शुरू होता है। हाँ। हमने समझा कि लिटमस पेपर का रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि अणुओं के आकार बदलने का विज्ञान है। और ये भी जाना कि हमारे पेट की परतें हर कुछ दिन में खुद को बदल लेती हैं ताकि वे अपने ही शक्तिशाली एसिड से बच सकें। फिर हमने देखा कि कैसे नाइट्रिक एसिड जैसा एक ही केमिकल दवा और विस्फोटक दोनों बना सकता है। सही। और हमने pH स्केल के पीछे छिपे लॉगरिदम के राज को समझा, जहां हर कदम 10 गुना की छलांग है। ये सिर्फ 0 से 14 तक की गिनती नहीं है। ये शक्ति का एक पैमाना है। बिल्कुल। और अंत में हमने लवणों की दुनिया को समझा, जो सिर्फ खाने वाले नमक तक सीमित नहीं है, बल्कि उस रासायनिक शांति समझौते का नतीजा है जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। हाँ, जहां एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से बना लवण पानी के pH को नहीं बदलता। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही कितनी ही उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को अंजाम देते हैं? जब पेट में एसिडिटी होने पर हम एंटासिड लेते हैं, जो एक क्षार है, या केक को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये रासायनिक संतुलन हमारे चारों ओर और हमारे शरीर के भीतर भी लगातार काम कर रहा है। इसके और क्या उदाहरण हमारे आसपास हो सकते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता? ये सोचने वाली बात है।